हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोग एसएसजे 2024 के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो कि 5 जून 2024 के शिफ्ट 1 में हुआ था। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उससे आगे हम लोग आज बढ़ाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। इसमें दिया हुआ है कॉम्पैक्शन टेस्ट, जिसमें बेट ऑफ हैमर 2 कॉम्पैक्शन टेस्ट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉम्पैक्टिव एनर्जी ऑफ कॉम्पैक्शन टेस्ट टू डेटा कॉम्पैक्शन टेस्ट 2 इज। ये रेशियो पूछ रहा है कॉम्पैक्टिव एनर्जी का कॉम्पैक्शन टेस्ट 1 में एंड कॉम्पैक्शन टेस्ट 2 में। हमें पता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, मास ऑफ हैमर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ फॉल इनटू नंबर ऑफ लेयर्स इनटू नंबर ऑफ ब्लोज ईच लेयर बटा वॉल्यूम। हम लोग यूज करेंगे यहाँ इस क्वेश्चन में, लिखेंगे E1 बाई E2 एंड सो M1 G H1 into नंबर ऑफ लेयर्स एंड नंबर ऑफ ब्लोज फर्स्ट इज बटा वॉल्यूम 1। ठीक है। सो एंड सेकंड के लिए क्या होगा, एनर्जी 2 के लिए M2 GH2 इंटू N2 इंटू कैपिटल N2 बटा V2। यहाँ पे वॉल्यूम का कोई सिचुएशन नहीं दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम को मान लेंगे सेम एंड सो यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड बाकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ से जी सेम होगा दोनों में, तो जी यहाँ से हटा देंगे हम लोग। तो सो M1 10, हाइट ऑफ फॉल 500 mm, नंबर ऑफ लेयर 3 एंड नंबर ऑफ पर ब्लोज 25। एंड इसके केस में, सेकंड के केस में M2 कितना देगा 5 kg, नंबर हाइट ऑफ फॉल 250 mm, नंबर ऑफ लेयर 6 एंड नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर 25। यहाँ पे हमने इसका यूनिट इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि यूनिट यहाँ पे रहेगा नहीं, कट जाएगा दोनों केस में। तो हम लोग करते हैं आगे, कल प्रोसीड करते हैं। तो ये 25 से 25 कट गया, यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 5 दूनी 10। तो E1 बटा E2 कितना आ गया, 2 आ गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ प्लाई बोर्ड, कि इनमें से किसके मदद से हम लोग प्लाई बोर्ड का थिकनेस डिटरमाइन करते हैं। तो प्लाई का जो है उसका लेंथ तो हम लोग नहीं मेजर करेंगे थिकनेस निकालने के लिए, सो ये गलत हो जाएगा। उसका एरिया भी नहीं निकालेंगे थिकनेस के लिए, और पाइल का जो बाइट है प्लाई का वो भी नहीं निकालेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लाई लेयर, जो प्लाई का थिकनेस होगा क्या बिल्ड करेगा, जो प्लाई का लेयर है नंबर ऑफ लेयर वही तो प्लाई का थिकनेस बिल्ड करेगा। तो सो हम लोग क्या देखेंगे, प्लाई का लेयर, उसके थिकनेस को डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे जो एरिया है वो तो हम लोग नहीं देखेंगे, तो चाहे जो लेंथ है चाहे ब्रेथ है वो तो हम नहीं देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन नंबर 83। इफ a unit rotation is caused at the end A as shown in the figure, the far end being a hinge support, a moment space has to be applied at A where EI is the flexural rigidity of a beam. Take length of a beam AB as a 5 मीटर। ये क्या कर रहा है कि अगर यूनिट रोटेशन होता है कहाँ पे, एट इंड ए, जो कि फिगर में दिया हुआ है, तो फार इंड बीइंग हिंज सपोर्ट, और फार इंड हिंज सपोर्ट है तो कितना मोमेंट हम लोग ए पे अप्लाई करेंगे जो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई दिया हुआ है एंड टेक अ लेंथ ऑफ अ बीम इज 5 मीटर, और बीम का लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो चलिए सोल्व करते हैं। स्टिफनेस क्या होता है, फोर्स और मोमेंट जो रिक्वायर्ड होता है टू डेवलप यूनिट डेफॉर्मेशन और रोटेशन। तो सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमें यूनिट रोटेशन पूछ रहा है। तो हमें पॉइंट ए पे चाहिए यूनिट रोटेशन, ठीक है। तो पॉइंट ए पे अगर हमें यूनिट रोटेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि स्टिफनेस के बराबर। तो सो यहाँ पे अगर जो अदर इंड है वो हिंज होता है तो उसके इसमें स्टिफनेस बराबर क्या होता है, हमें पता है कि 3EI/L। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो के हमको कितना मोमेंट लगाने का पड़ेगा, स्टिफनेस के बराबर। सो हम यहाँ पे के जगह पर लिख देंगे M एंड 3I एंड बटा एल। एल क्या हो गया, लेंथ जो दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करेंगे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.6 EI। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये क्या कर रहा है कि इसमें से कौन सा फील्ड है जहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो रोड रिपेयर वर्क का क्या रिक्वायरमेंट होता है कि हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होता है, ठीक है।
रोड रिपेयर वर्क में क्या होता है, हमें बहुत जल्दी में स्ट्रेंथ चाहिए होता है क्योंकि हमें ट्रैफिक के लिए खोलना है, ठीक है। कोल्ड वेदर कंक्रीट, कोल्ड वेदर कंक्रीट में भी क्या होता है कि हमें अर्ली स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होता है। अर्ली स्ट्रेंथ का क्यों रिक्वायरमेंट होता है कि अगर अर्ली स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट, अगर मान के चलो स्ट्रेंथ जल्दी गेन ना हो और कंक्रीट में मॉइस्चर है तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इससे कंक्रीट स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। सो यहाँ पे भी अर्ली स्ट्रेंथ का जल्दी रिक्वायरमेंट होता है। और रैपिड रोड रिपेयर वर्क में भी होता है, ठीक है। एंड प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट प्रोडक्शन, मतलब कि कंक्रीट प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट बनाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग, मतलब प्लांट में ज़्यादा कंक्रीट ब्लॉक डेवलप करें ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए। सो वहाँ पे भी क्या होगा, प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट प्रोडक्शन में भी हमें क्या जरूरत है, अर्ली स्ट्रेंथ का। सो ये तीनों केस में हमें अर्ली स्ट्रेंथ की जरूरत है। सो ये तो हो जाएगा क्योंकि रैपिड हार्डनिंग का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होता है। सो ये तीनों केस हम लोग इस्तेमाल कहाँ नहीं करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल मैसिव डैम के केस में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैसिव डैम में हमें क्या चाहिए होता है, स्लो स्ट्रेंथ चाहिए होता है। स्लो स्ट्रेंथ क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें डिक्रीज करना होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इससे क्या होता है, डिक्रीज करना रहता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन क्यों डिक्रीज करना रहता है, क्योंकि इस पे बहुत सारा फेनोमेना जैसे क्रीप, श्रिंकेज एंड ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है। सो हम लोग चाहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम रिलीज हो। सो डैम के केस में हम लोग रैपिड हार्डनिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है कि सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम, एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है, हम लोग बना लेते हैं इमेज। तो यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है एंड यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है। चलिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, आरसीसी बीम है जिसका इफेक्टिव लेंथ है 5 मीटर एंड साइज ऑफ बीम का जो साइज है, डायमेंशन, वो दिया हुआ है कितना, 200 mm एंड ए 300 mm, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। एंड क्या करा कि इसका फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, इसका फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ये मतलब कि ये मैक्स दिया हुआ है। मतलब इससे फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या होता है कि मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस है जो इस पे हम लगा सकते हैं। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 18 kN/मीटर, ठीक है। एंड कैलकुलेट करना है क्या, मैक्सिमम एक्सटर्नल यूडीएल, मैक्सिमम एक्सटर्नल यूडीएल जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं बीम बिफोर फेल्यूर। टेक सेल्फ वेट एज ए 1, सेल्फ वेट कितना दिया हुआ है, सेल्फ वेट दिया हुआ है 1 kN/मीटर। हम हमसे पूछ रहा है कितना यूडीएल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने यूडीएल अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं कि ये यूडीएल है कितना है, W/kN/मीटर। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है इस बीम के लिए कितना आएगा। अगर यूडीएल लगा रहे हैं सिंपली सपोर्टिव पे तो आपको याद होगा इसका वैल्यू होता है WL²/8 एंड यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना दिया हुआ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ इसका 18 kN/मीटर। तो चलिए आगे हम सेम यूनिट रख के प्रोसीड करते हैं। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, तो डब्ल्यू हमें पता नहीं था, हम लोगों ने कितना माना है, डब्ल्यू, ठीक है। प्लस जो हो गया इतना लोड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड प्लस सेल्बिट भी तो लेंगे, सेल्बिट भी तो के कारण भी तो डिफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ लिख दिए W+1, AL² कितना देगा, 5²/8। सो यहाँ पे W का क्या हो जाएगा वैल्यू, 18 × 8/25 - 1। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 4.76 kN/मीटर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 4.76 किलोमीटर। ये आप देख लीजिएगा अप्रोच, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस अप्रोच से। सो आप इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखते पहले हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला क्या स्टेटमेंट कर रहा है कि अ सरफेस सोर्स ऑफ वाटर जनरली कॉन्टामिनेटेड एंड कैन नॉट बी यूज विदाउट ट्रीटमेंट। तो ये तो सही है कि जो सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे वाटर फ्रॉम अ रिवर, लेक, ये क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है, इसलिए तो हम बेसिक एक प्राइमरी ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड ही करते हैं। तो ये कंटामिनेटेड तो रहता है, तो सो ये तो सही हो गया। आगे देखते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन बेल है, जो हम लोगों को वाटर कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं किसी चैनल के अक्रॉस, तो उस इन्फिल्ट्रेशन बेल इज सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। ये इन्फिल्ट्रेशन बेल सब सोर्स सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है, मतलब कि सरफेस के नीचे रहता है।
तो सो ये सही हो जाएगा, ये भी सही है। और क्या करा कि द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर एट द अर्थ सरफेस इज सेड टू फॉर्म अ स्प्रिंग, कि अगर नेचुरल आउटफ्लो मतलब कि जमीन से अचानक कहीं से पानी निकलने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म स्प्रिंग, कि वो स्प्रिंग फॉर्म किया है ये कहते हैं। तो सो ये भी सही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा था, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा मैं आपको कैविटी टाइप ट्यूबवेल के बारे में बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैविटी टाइप ट्यूबवेल का पहले एक इमेज बना देता हूँ। कैविटी टाइप क्या होता है ट्यूबवेल, एक ऐसा ट्यूबवेल जिसके नीचे कैविटी फॉर्म हो जाए, ठीक है, कैविटी फॉर्म हो जाए, सैंड सैंड लेयर हो और कैविटी फॉर्म हो जाए, और वाटर कहाँ से आउटफ्लो करे, नीचे से, ठीक है। वाटर सिर्फ नीचे से कैविटी फ्लो में क्या करता है, फ्लो करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो तो इस टाइप को कहते हैं कैविटी टाइप फ्लो। और यहाँ पे क्या करा कि कैविटी टाइप ट्यूबवेल ड्रॉ वाटर फ्रॉम बॉटम एज वेल एज फ्रॉम द साइड। तो यहाँ पे बॉटम तो सही है, लेकिन जो साइड है ये गलत है। तो एक क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एंड तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, द प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नेसेसरी। कि प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप का नेसेसरी है, तो क्यों नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिमूव एयर फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ पंप। पर एक पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया है, जो शायद वीडियो थर्ड में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टू रिमूव एयर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पंप। पंप से एयर निकालने के लिए मेनली प्राइमिंग करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाई स्टीप कैम्बर इज नॉट डिजायरेबल टू। हाई स्टीप कैम्बर मतलब कि बहुत ज़्यादा ही खड़ा कैम्बर क्यों डिजायरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं होता है। तो क्या कहते हैं कि प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इनटू बिटुमिनस पेमेंट लेयर। अगर ये बहुत ज़्यादा खड़ा होगा तो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ बिटुमिनस इनटू पेमेंट लेयर, पेमेंट लेयर में पानी को जाने से रोकेगा। यस, ये तो सही है, क्योंकि पानी आएगा अगर बहुत ज़्यादा स्टिप होगा तो बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये तो होना चाहिए, मतलब हाई स्टिप का ये जो फंक्शन है। आगे देखते हैं, रिमूव रेन वाटर फ्रॉम परमानेंट सरफेस से रेन वाटर निकाल देगा ये जल्दी, ये भी सही है। एंड उसके बाद क्या है कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द सबग्रेड सॉइल। अगर ये पानी जल्द से ही जल्द निकल जाए तो फिर सबग्रेड सॉइल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्यों जाता है, सीपेज के कारण, सीपेज तो होगा नहीं। ये भी सही है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स टिल्ट एंड स्कीड ऑफ अ व्हीकल। अगर बहुत ज़्यादा खड़ा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स टिल्ट हो जाएगा, मतलब कि जो व्हीकल है वो कुछ इस प्रकार से झुक के चलेगा। इस कारण से हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, और क्या हो जाएगा उसका स्कीडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जनरली हम लोग हाई स्टीप कैम्बर कहाँ प्रोवाइड करते हैं, हाई स्टीप कैम्बर हम लोग जनरली स्लो मूविंग ट्रैफिक के केस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हाई स्पीड में चलाएंगे इस पे व्हीकल तो गाड़ी टिल्ट हो जाएगा और उसका ओवरटर्निंग का खतरा बढ़ जाएगा। हम लोग हाई स्टीप कैम्बर जनरली प्रोवाइड करते हैं स्लो मूविंग ट्रैफिक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर कॉलम है 4 मीटर बाई 2 मीटर, जिसका लेंथ है 4 मीटर एंड विड्थ है 2 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या, द कोर ऑफ द सेक्शन इज स्क्वायर ऑफ साइज 0.6 मीटर। तो यहाँ पे क्या हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन उसका कोर क्या होता है, वो क्या होता है, या तो रम्बस होता है या पैरेललोग्राम होता है। जो कोर होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन या फिर स्क्वायर सेक्शन क्या होता है, रम्बस या पैरेललोग्राम होता है, वो तो स्क्वायर नहीं होता। पहला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड इज 1 मीटर मेजर फ्रॉम द सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन फॉर नॉट हैविंग टेंसाइल स्ट्रेस इन द सेक्शन। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसका इसेंट्रिसिटी का लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम लोग बनाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रेसिव एक्सेल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही सिर्फ डेवलप करने के लिए, तो क्या होता है इसेंट्रिसिटी जो है वो किससे कम होना चाहिए, जेड बाई ए से। जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस, और ए क्या है, एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर लिख सकते हैं बी डी क्यू बाई 12। एक्स बार ए क्या है, जेड सेक्शन मॉडुलस है, डी बाई 2 इंटू बी डी। ये बी डी से बी डी यहाँ पे कट गया, बी यहाँ पे कट गया, एंड ए हो गया 6। तो क्या होना चाहिए, ई शुड बी लेस देन डी बाई 6। और अगर उससे मतलब आई बाय बाय के लिए निकालेंगे डी बी क्यू करके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे किस सिचुएशन हो जाएगा, बी बाई 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसका सेप बना देते हैं।
तो कुछ इस तरह से हम लोग कोर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना होगा, b/6। एंड ये जो डिस्टेंस है d/6, तो इसके अंदर जो भी लोड लगाएंगे क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का ही होगा और इसके कारण टेंसाइल नहीं डेवलप होगा। तो चलिए इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। सो कितना, एक कोर का जो टोटल लेंथ होगा इसका कितना हो जाएगा, d/3। एंड ए बाई की अगर कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, b/3। तो हम इसका कोर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डेप्थ कितना दिया हुआ है, सॉरी पहले ये निकाल लेते, b/3 निकाले तो b/3 दिया हुआ है 4/3। तो क्या लिख सकते हैं, 1.33। एंड डी कितना दिया हुआ है, 2/3। तो क्या लिख सकते हैं, 0.66। सो 1 मीटर हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, 1 मीटर फ्रॉम द सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसका ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर तो होगा नहीं। तो आगे अगले ऑप्शन देखते हैं, द पॉइंट लोड शुड बी अप्लाइड विद इन द rhombus located at a center with a diagonal size of 1.33 मीटर एंड 0.6 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सही। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1.33 मीटर के और 0.66 मीटर के रंबस के अंदर होगा। तो ये तो सही है क्योंकि b/3 और d/3 का वैल्यू हमें कितना मिला है, 1.33 और 0.66। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमें देखने की जरूरत नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एज पर IRC स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट इन RCC कंक्रीट स्लैब ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर इच। 20 सेंटीमीटर थिकनेस के RCC स्लैब में मैक्सिमम कितना स्पेसिंग पे हम कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट दे सकते हैं। तो इसके लिए एक टेबल है जो मैं आपको बनवा देता हूँ, आप बना लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। यहाँ पे RCC, यहाँ पे PCC। तो यहाँ पे कितना स्पेसिंग रहता है, 4.5 से 14 मीटर स्पेसिंग देते हैं। यहाँ पे कितना होता है, 4.5 मीटर इन केस ऑफ PCC। यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग, ठीक है। एंड बीम मतलब कि कितना मैक्सिमम स्पेसिंग पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, 4.5 से 14 मीटर के लिए RCC के लिए एंड 4.5 मीटर के डिस्टेंस के लिए PCC के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम कितना दूर पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, 14 RCC स्लैब के लिए। तो हम इसका आंसर हो जाएगा 14, 4.5 नहीं हुआ क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम कितना डिस्टेंस पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे, 4.5 मीटर। सो ये तो मिनिमम हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो जाएगा 14। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैन और हाई मीटर बेस्ड ऑन द प्रोविजन गिवन ऑन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर अ स्पैन अप टू 10 मीटर इन IS 456। कि इफेक्टिव डेप्थ पूछ रहा है कैंटिलीवर बीम का जिसका लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर। तो सो इफेक्टिव डेप्थ रेशियो प्रोविजन के अनुसार हमसे पूछ रहा है कि उसका इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा। तो यहाँ पे एक और टेबल है जो मैं यहाँ पे आपको बनवा देना चाहता हूँ, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है। तो बीम टाइप एंड इफेक्टिव रेशियो, तो हम लोग लिख लेते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के लिए इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना होता है, 7। सिंपली सपोर्टेड बीम SSB, तो SSB के लिए कितना होता है, 20। एंड एक तीसरा होता है कंटिन्यूअस बीम, इसके लिए कितना होता है इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, इसके लिए हो जाता है जब 26। सो हमें यहाँ पे पूछा है किसका इफेक्टिव डेप्थ पूछ रहा है, कैंटिलीवर बीम के लिए। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ बता डी इफेक्टिव बराबर 7, क्योंकि कैंटिलीवर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो डी इफेक्टिव बराबर कितना हो जाएगा, L/7, 2.5/7। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है ऑप्शन 357.14। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इस टेबल को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेवल असर्शन रीजन। कि इनमें पूछा है कि असर्शन से रीजन से रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट है। चलिए पहले असर्शन पढ़ते हैं कि क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द मेन कैनाल एट द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द टेक ऑफ द हेड ऑफ द वाटर लेवल एंड टू इनेबल द ऑफ टेकिंग चैनल टू ड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। असर्शन क्या करा कि हम लोग क्रॉस रेगुलेटर मेन कैनाल में प्रोवाइड करते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में, ताकि टेक ऑफ कर सके, वाटर के हेडर है उसको राइज कर सकें और इनेबल कर सके ऑफ टेकिंग चैनल, मतलब कि और दूसरा कैनाल निकाल सके उसके पहले से। तो ये सही है। ये क्रॉस रेगुलेटर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं कि वाटर का हेड राइज हो एंड
एक दूसरे कैनाल में पानी को, वाटर को हम लोग डाइवर्ट कर सके, सो हम लोग क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन तो सही है। अगला केस देखते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोड डिस्चार्ज इन द पेरेंट चैनल, जब पेरेंट चैनल में डिस्चार्ज कम होगा, देन क्रॉस रेगुलेटर रेज द वाटर लेवल टू ऑफ द अपस्ट्रीम एंड फीड द टेक ऑफ चैनल। क्या करा कि जब पीरियड में, ऐसे पीरियड में गर्मी में जब डिस्चार्ज कम होंगे तो उसमें केस में क्या होगा कि क्रॉस रेगुलेटर अपस्ट्रीम साइड में पानी का लेवल राइज कर देगा और ऑफ टेक चैनल में पानी भेजेगा। तो सही है कि क्या होता है कि ये वाटर लेवल राइज करेगा जब फ्लो कम रहेगा। एंड इस केस में क्या होगा कि इधर तो वाटर फ्लो नहीं होगा क्योंकि इतना लेवल नहीं रहेगा। सो इस केस में ऑपटेकिंग जो चैनल होगा या फिर कैनाल होगा इसके पीछे से, तो वहाँ पे ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ सैंपल ऑफ सॉइल फील्ड इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट अंडर डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन द कन्फाइनिंग प्रेशर वाज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल इफ द कन्फाइनिंग प्रेशर हैड बीन इतना, व्हाट वुड बी द डेविएटर स्ट्रेस एट अ फेल्यूर। ये क्या कर रहा है कि सॉइल सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइएक्सियल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि डेविएटर स्ट्रेस दिया हुआ है पहले किसका, इसमें कितना दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड कन्फाइनिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक केस है, एक केस 1 है, एक केस 2 है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस सिर्फ दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमसे क्या पूछ रहा है, डेविएटर स्ट्रेस पूछ रहा है एट फेल्यूर। एंड यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है सी बराबर 0। तो हमें पता होगा जो सिग्मा 1 है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसका क्या वैल्यू होता है, वहाँ पे क्या वैल्यू होता है सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, ये तो हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर रहे थे 200 प्लस 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड सिग्मा 2 बराबर क्या होता है सिग्मा सी। ये क्या होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू। तो हमें पता है सिग्मा 1 का अगर सिग्मा 2 से कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c इंटू 10 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पे तो सी तो का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सिग्मा फर्स्ट केस में सिग्मा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग ने कैलकुलेट किया था 300। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 बराबर सिग्मा सी, तो ये कितना हो जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 हो जाएगा। 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, यहाँ से 100 से 300 गया 3, एंड 1045 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1045 प्लस 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 √3 सॉरी। तो यहाँ से हम लोग क्या 45 फाइव का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 कितना का वैल्यू है 10 60 16 बराबर 45 प्लस 5/2, 16 में से 45 घटा देंगे 15, एंड 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ से तो हमें क्या मिल गया 5 बराबर 30 डिग्री। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 1 हम मान लेते हैं, सिग्मा डी को हम लोग मान लेते हैं, मान के चलिए एक्स प्लस सिग्मा सी 200, सिग्मा 1 का वैल्यू हो गया। एंड सिग्मा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 203 पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा 2 बराबर क्या होता है कॉन्फाइनिंग प्रेशर या कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस। सो अब ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया था वो फिर से यहाँ पे लगा देते हैं, सी टर्म तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स प्लस 200। ये किसका वैल्यू है सिग्मा 1 का। सिग्मा 2 का वैल्यू कितना है 200 इंटू 10 स्क्वायर 45, फाइव का वैल्यू कितना निकाला था 30/2। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, एक्स प्लस 200 यहाँ पे 200 लिख दिए, 1045 मतलब 30/2 15, 1060 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो डिविएट एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना 300 दूनी 600 में से 200 गया 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने एक्स किसको माना था, हम लोगों ने यहाँ पे एक का वैल्यू पुट किया था डेविएटर स्ट्रेस बराबर। तो डेविएटर स्ट्रेस ही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। डेविएटर स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला जो यहाँ पे है इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और जितना भी ट्राई एक्सेल टेस्ट का फॉर्मूला है सब इम्पोर्टेंट है। तो सो आप ध्यान रखिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द मूडी चार्ट अ लॉगरिथमिक चार्ट बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ रिलेटिव रफनेस इन अ पाइप फ्लो। जो मूडी चार्ट है, जो एक लॉगरिथमिक चार्ट है, वो किसके बीच में रहता है? तो ये हम सब जानते हैं कि जो उस किसके बीच में रहता है, फ्लो, फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन द केस ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट आरसीसी कॉलम, द मीनिंग ऑफ एक्सियली लोडेड रिफर टू। क्या कह रहा है कि एक्सियली लोडेड शॉर्ट आरसीसी कॉलम है, उसमें एक्सियल लोडिंग मतलब क्या होता है? तो हमें क्या पता है कि जो शॉर्ट आरसीसी कॉलम है उसमें क्या होता है, सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट होता है, उसमें बकलिंग होगा नहीं, तो सो क्या होगा कि इनफॉर्म कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। सो अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन ही डेवलप होगा तभी तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा पूरे सेक्शन के लिए। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या करेगा, द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल ऑफ अ वर्क बाय अ कंसर्न डिपार्टमेंट इज नोन एज। मतलब कि जो फॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है वर्क डिपार्टमेंट कि हम एक काम करवा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये तो आप जानते होंगे। यहाँ पे 3 केस होता है जो मैं लिखवा देता हूँ। तीन, पहले सबसे पहले क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जो कि हमें मिल जाता है गवर्नमेंट की ओर से चाहे डिपार्टमेंट की ओर से कि आप काम में प्रोसीड कर सकते हैं। अगर जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद हम लोग क्या करता है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट? टेक्निकल मैप ड्राइंग डिजाइन करता है। उसके बाद क्या मिलता है हमें? टेक्निकल सैंक्शन। उसकी टेक्निकल सैंक्शन मिल गया। उसके बाद क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? बजट, जो बजट है रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए, तो बजट प्रोविजन। तो आप इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा लोग फंस जाते हैं, तो इसका ऑर्डर आप बहुत ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ISC साइज इज यूज टू चेक द फाइनेंस ऑफ सीमेंट बाय ए सीप टेस्ट। सीप टेस्ट की मदद से जो हम फाइनेंस चेक करते हैं सीमेंट का, उसमें कौन सा सीप यूज करते हैं? तो हम सबको पता है कौन सा यूज करते हैं, 19 माइक्रोमीटर। और फाइनेंस टेस्ट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, 90 माइक्रोन सीप टेस्ट, दूसरा क्या होता है, ब्लेन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। ये दोनों हम लोग मेथड एडॉप्ट करते हैं फाइनेंस निकालने के लिए, फाइनेंस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कार्बन क्रेडिट इज इनकरेक्ट। कार्बन क्रेडिट के बारे में इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कि कार्बन क्रेडिट आर यूज इन सिग्नेटरी कंट्री टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ट्रू है। ये ऑप्शन ट्रू है क्योंकि जो जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस और डेवलप कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट में कई मेंशन इमिशंस अ कमोडिटी। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका इमिशन को कमोडिटी बना देता है। यस, क्योंकि आप ये क्या कहता है कार्बन क्रेडिट कि आप कितना ही अमाउंट का ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर सकते हैं। सो ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि अगला ऑप्शन डी देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट करस्पॉन्ड टू अ डिटरमाइंड ट्रेडेबल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। यस, ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है ट्रेडेबल क्वांटिटी कैसे, जो मैं समझाता हूँ कि जैसे अगर इंडिया है तो उसको मान के चलो 100 यूनिट मिला कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो वो 100 यूनिट अपना यूज कर लिया, वो अपना 120 100 यूनिट मिला, लेकिन वो कितना यूज कर रहा है कार्बन ग्रीन हाउस जनरेट कर रहा है 120 यूनिट। एंड एक कंट्री है भूटान, मान के चलिए भूटान को मिला 50 यूनिट। वो कितना वो मान के चलो ग्रीन हाउस गैस है, वो अपना कार्बन क्रेडिट मात्र 30 ही यूज कर पा रहा है। तो क्या करेगा, जो उसका 20 यूनिट जो लेफ्ट ओवर है, जो उसका 20 यूनिट वो इंडिया को सेल कर देगा, ट्रेड कर देगा। तो इंडिया क्या हो सकता है, टोटल 120 यूनिट रिलीज कर सकता है। तो ये भी सही है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। सो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसके बारे में कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन क्रेडिट, ठीक है, तो इसके बारे में पहला पॉइंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये वहाँ पे डेवलप हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड सेकंड किस चीज़ से रिलेटेड है,
ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है और मेनली कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99 कि ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ओजोन। कि ओजोन लेयर तो इंपॉर्टेंट है हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग ओजोन। तो ओजोन क्या है, नॉन पोल्यूटेड गैस है। नहीं, ओजोन तो हमें पता है कि ओजोन नॉन पोल्यूटेटिंग गैस नहीं, ओजोन क्या है, पोल्यूटेंट गैस है। सो इट ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ओजोन इज अ पोल्यूटेंट गैस फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नॉन पोल्यूटेंट गैस फॉर एनिमल। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि कह रहा है कि ओजोन जो है पोल्यूटेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए और नॉन पोल्यूटेंट है एनिमल के लिए। नहीं, दोनों के लिए पोल्यूटेंट है। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जनरेट करते हैं तो ये तो दोनों के लिए है पोल्यूटेंट। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला चौथा देखते हैं कि ओजोन गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। नहीं, ओजोन तो ह्यूमन बॉडी में नहीं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। सो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट कि ओजोन पोल्यूटेंट गैस है, बोथ एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए पोल्यूटेंट। सो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या यूज होता है। तो हम लोग ऑप्शन वाइज ऑप्शन देखते हैं। जो गैसियस पोल्यूटेंट कंट्रोल है इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन मेथड यूज करते हैं। और दूसरा जो कि यहाँ पे है व्हीकुलर पोल्यूटेंट कंट्रोल, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग उसके एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। ठीक है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग करते हैं डोमेस्टिक पोल्यूटेंट के लिए। तो यहाँ पे ये तीनों तो नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टिकुलेट कंट्रोल पोल्यूटेंट कंट्रोल। तो हमें जैसे कि पता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसका साइज कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं और इसका एफिशिएंसी 98 से 99% के अराउंड रहता है, आप ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।